हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम क्लाइमेटोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। और हमने इसके पहले पढ़ लिया था कि हमारे एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा था डिगैसिंग के फिनोमिना को, फिर CO2 का रोल को भी देखा था कि CO2 कैसे रोल प्ले करता है। फिर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन बाद में हुआ था। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ओरिजिन कैसे, ऑक्सीजन जनरेशन कैसे स्टार्ट होता है, जैसे ही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसे ही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज करते हैं और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और प्लीज फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने पहले भी बताया था कि एटमॉस्फेयर मेनली क्या होता है। एटमॉस्फेयर की स्टडी से हमें क्या पता चलता है? एटमॉस्फेयर की स्टडी से हमें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता चलता है कि किस रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हम डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए पॉलिसीज, आगे का प्लान बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर ना हम 3 टाइप से देखेंगे। और फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कि इनका कंपोजिशन कैसा है, इस बेसिस पे हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे है। तो अगर कंपोजिशन के बेसिस पे देखें तो जो एटमॉस्फेयर है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक होमोस्फेयर एंड सेकेंड हेट्रोस्फेयर। जो होमोस्फेयर है ना, यहाँ पे जो कंपोजिशन है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे से हाईली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और जैसे हमने देखा था कि ये प्राइमरी, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सारे पार्टिकल्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद इनका एक स्पेसिफिक बियॉन्ड 80 किलोमीटर क्या दिखते हैं ना कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम का अपना अपना एक सेपरेट लेयर बन जाता है। ठीक है, तो लोअर लेयर क्या होता है? लोअर लेयर में फ्रिक्शन क्रिएट होता है क्योंकि यहीं पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पर्टिकुलेट मैटर से लेकर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तक। ठीक है, तो उनके में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इस वजह से एटमॉस्फेरिक मूवमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक मूवमेंट ज़्यादा होता है, वेदर की फिनोमिना यहीं से डिसाइड की जाती है। तो 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर कहाँ लाइज करता है? होमोस्फेयर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बेसिस पे देखा जाना तो जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग घटता है। मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है लोअर रीजन में, लोअर लेयर में क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, और जो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है ना वो 1013 मिली बार्स होता है। बार्स क्या होता है? बार्स, मिली बार्स क्या होता है? ये यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। ओके, तो प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू अपर लेयर बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग लोड एंड कंप्रेशन। मैंने अभी ये बताया कि जो लोअर लेयर होती है क्या होते हैं, वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। सारे वेदर्स फिनोमिना कहाँ होती हैं? लोअर लेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन भी ज़्यादा होगा। और ये जो सारे लेयर हैं, जैसे कि अगर हम लेयर को बांटे ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर और डी लेयर, तो ये सारे लेयर कहीं ना कहीं एक अपना कंप्रेशन जनरेट कर रहे हैं लोअर लेयर के ऊपर। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर हम कहाँ देख रहे हैं? मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे है? ए लेयर पे, और ग्रेटर देन सी, बट बी के पास क्या है? ग्रेटर देन सी है बट लेस देन है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन एयर ड्यू टू सुपरिनकम्बेंट लोड ऑफ ऑल द लेयर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बटा हुआ है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी हम इस पिक्चर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर में बटा हुआ है। जो ट्रोपोस्फेयर है ना वो लोअर लेयर है, और ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से कौन सी लेयर अलग करती है? वो ट्रोपोपॉज होती है। ये एक जोन होता है जो किससे अलग करता है? ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है ना, टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, और टेम्परेचर जिस रेट से डिक्लाइन करता है ना उसको हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं, या नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। ओके, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर को
मेजोस्फीयर से क्या अलग करते हैं? स्ट्रेटोपोज, एक जोन होते हैं जो अलग करते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कल हमने देखा था कि यूवी रेज का हमने रोल देखा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में मेनली क्या होता है? ओजोन पाया जाता है, और जो वो हमें सेव करते हैं किससे? अर्थ से आने वाली सन से आने वाली यूवी रेज से, ठीक है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यूवी रेज का प्रेजेंस होता है, यूवी रेज आते हैं, हाई डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये यूवी रेज क्या करती हैं? ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देती है और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर देती है, और फिर ये ऑक्सीजन एटम इस O2 पे रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है? O3 का, ठीक है। तो इस लेयर में क्या होता है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ओके। उसके बाद क्या आता है? मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा डिक्रीज करता है कहाँ तक? अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस, ओके। और उसके बाद है आयनोस्फीयर, और यहाँ पे भी कंटिन्यूस इंक्रीज होता है टेम्परेचर। और मेजोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच में एक जोन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोपोज, ठीक है। तो आयनोस्फीयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो क्यों इंक्रीज? क्योंकि वहाँ पे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलिए हम, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम होता है तो वहाँ पे कन्वेक्शन कंडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर में ना जो पोल्स और इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज का जो लेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल नहीं होने का वजह क्यों ये 18 किलोमीटर पे पाया जाता है और पोल्स पे ओनली 8 किलोमीटर? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पोल्स पर क्या होता है, देखते हैं आगे, कि पोल्स पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर सिंक करता है। क्यों सिंक करता है? क्योंकि वहाँ कोल्ड एयर पाया जाता है, और हमें पता है कि कोल्ड एयर क्या होती है? सबसाइडिंग एयर होती है, ठीक है। सबसाइडिंग होने की वजह से क्या होती है कि इसका जो ट्रोपोपॉज होता है वो लोकेटेड होता है 8 किलोमीटर पे, वाइल जबकि इक्वेटर पे क्या होता है? टेम्परेचर राइजिंग होती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हाई होता है। यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है तो यहाँ का जो सरफेस होता है वो, वाइल ये मरीन हो और कॉन्टिनेंटल रीजन हो, वो हॉट हो जाता है, और हॉट होने की वजह से क्या होता है? एयर राइज करना स्टार्ट कर देता है, और जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोपॉज है ये ऐसे होता है, स्लोपिंग होता है, ओके। और स्लोपिंग होने की वजह से ये 18 किलोमीटर तक होता है यहाँ पे ट्रोपोपॉज, और ये बस 8 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ट्रोपोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनवायरमेंटल लैप्स रेट। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है ना कि टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, और उसका रेट क्या होता है? उस रेट को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, रेट एट विच टेम्परेचर डिक्लाइन विद इन द ट्रोपोस्फेयर। व्हाई एनवायरमेंटल लैप्स रेट? एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली हीटेड फ्रॉम बिलो। हमें पता है कि जो हमारी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो हीटेड कैसे होती है? वो मेनली हीट होती है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, जो सनलाइट के थ्रू जो रेडिएशन आता है ना उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो रिटर्न होती है, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना वो इंसोलेशन से वार्म नहीं होते, वो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन रिटर्न होती है अर्थ से उससे वार्म होती है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ trapped by GHG and declining upward of GHG, so lower layer is warmer। क्या होता है ना कि ये जो लेयर है, ये मान लीजिए हमारा जो अर्थ का सरफेस लेयर है, तो टेरेस्ट्रियल लेयर क्या करती है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है ना कि वो एमिट होता है किससे? अर्थ से। और मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ओपेक होती है, ठीक है। और ओपेक होने की वजह से ये रिटर्न बैक नहीं होने देती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है ना वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भले ही आज ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है, लेकिन वो अर्थ पर लाइफ सस्टेनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के इन्वायरमेंट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर पर क्या करता है, वो हीट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है कि दिन में हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और रात को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, जिससे लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके, तो कैसे यहाँ पे कैसे गर्म होता है, कंडक्शन रैपिडली डिक्लाइंस टुवर्ड्स हाइट, और ये जो कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो रैपिडली डिक्लाइन करते जाता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस काम करते हैं। जो अर्थ से आने वाले रेडिएशन वहाँ पे मिलकर क्या काम करते हैं, रेडिएशन। ठीक है, density declining with altitude within the atmosphere, distance between molecules also decline, leads to less collision within height with height। ये मैंने अभी ही बताया कि जो डेंसिटी है वो नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज करती है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज करती है तो क्या होता है ना कि जो लोअर लेयर होता है वहाँ पे कोलाइडिंग ज़्यादा होती है। ठीक, और अपर जो लेयर होता है वहाँ पे कोलाइडिंग कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि अगर कोलिजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वार्मनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, अपर लेयर में कोलिजन कम होता है तो वहाँ पे वार्मनेस कम होती है। तो इस वजह से ये भी एक रोल प्ले करते हैं किसमें, ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट में, अर्थ के टेम्परेचर को कम करने में। एनवायरमेंटल 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, मैंने बता दिया आपको, बट इट वेरीज प्लेस टू प्लेस। जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होती है ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। कैसे, देखते हैं इस पिक्चर से। ये मान लीजिए वेरी कोल्ड सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड सरफेस है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी उस स्पीड से, उस रेट से कम नहीं होगी जिस रेट से टेम्परेचर यहाँ कम होगी। तो इस वजह से जो यहाँ का जो कर्व है, वहाँ यहाँ की जो स्लोप है वो स्टीप है। नहीं सॉरी, यहाँ की जो स्लोप होगी वो जेंटल होगी और ये स्टीप हो गया। एक्चुअल लैप्स रेट देन नॉर्मल लैप्स रेट, एक्चुअल लैप्स रेट हायर देन नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो लैप्स रेट होती है वो हायर होता है, क्योंकि ये जो सरफेस होती है वो कूल होती है, वार्म होती है। वार्म होती है तो टेम्परेचर मतलब जो लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है उससे ज़्यादा होता है। ओके, अब देखते हैं मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना अकर इन द ट्रोपोस्फेयर बिकॉज 99% वाटर वेपर लोकेटेड इन दिस लेयर। हमने सेकेंडरी कंपोनेंट देखा था एटमॉस्फेयर का प्रीवियस लेक्चर में कि क्या होता है वाटर वेपर। हमने देखा था कि वाटर वेपर का रोल कितना ज़्यादा होता है। तो सम ऑफ द वेदर अकर आउट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, लेकिन कुछ वाटर वेपर, कुछ वेदर जो है, वेदर फिनोमिना जो होता है ना बियॉन्ड ट्रोपोस्फेयर भी अकर होता है। ठीक है, द लोवेस्ट टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज फाउंड एट इक्वेटर, इट इज रिजल्ट ऑफ लैप्स रेट। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ट्रोपोस्फेयर का जो स्लोप होता है वो ऐसा होता है, ये पोल पर 8 किलोमीटर होता है और ये 18 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये अगर 18 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ट्रोपोस्फेयर का जो अपर लेयर होगा, अपर पार्ट होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन टू पोल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ओके, ट्रोपोपॉज क्या होता है, बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड बिहेव एज लीड्स ओवर द ट्रोपोस्फेयर, इट इज द लिमिट ऑफ मोस्ट ऑफ द अपवर्ड कन्वेक्शन। ट्रोपोस्फेयर क्या करता है, ट्रोपोस्फेयर अलग करता है, मैंने बता दिया स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर से ट्रोपोपॉज अलग करता है। इसको हम लिड भी बोलते हैं। ये बाउंड्री डिसाइड करता है किसका, ट्रोपोस्फेयर का। और इस बाउंड्री की वजह से क्या होता है, जो लेयर राइज होके जाती है तो यहाँ से कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाता है उनका लेयर। ठीक है, लीड टू कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे मिलता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर,
और मेनली ट्रोपोपॉज के ऊपर अगर हम बोल सकते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, हमने देखा स्ट्रेटोस्फीयर में कि वहाँ पे भी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह हमने देखी क्या, ओजोनोस्फीयर का प्रेजेंस हो रहा, ओजोन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और हमने ये भी अभी देखा कि वाटर वेपर जो है वो क्या होता है, वाटर वेपर 99% ट्रोपोस्फीयर में मिलता है, लेकिन जो 1% है वो कहाँ पे मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इस वजह से जो वेदर फिनोमिना होता है वो वहाँ पे भी अकर हो जाता है, लेकिन उसका जो रेट होता है 1% ही अकर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेदर फिनोमिना होता है ना, यहाँ पे जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो मेनली कौन सा क्लाउड होता है, ये मेनली सिरस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स वेदर फिनोमिना ऑल्सो अकर इन स्ट्रेटोस्फीयर। फॉर्मेशन ऑफ सिरस क्लाउड होता है, हम क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि सिरस क्लाउड, कुमुलोनिम्बस क्लाउड, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, ये सब कैसे क्लाउड्स होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इनका क्या रोल होता है हमारे वेदर्स में। हाई वेलोसिटी ऑफ विंड और स्ट्रेटोस्फेरिक जेट स्ट्रीम भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मेनली जो वेदर फिनोमिना होता है वो ट्रोपोस्फेयर का है, पर कुछ वेदर फिनोमिना स्ट्रेटोस्फेयर में भी अकर होते हैं। कौन कौन सा, एक तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरस क्लाउड कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक जेट स्ट्रीम होती है। और तीसरा क्या देखा हमने, तीसरा देखा ओजोनोस्फेयर, जो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, इन कंपेरिजन जो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, डिक्रीज करता है, ओके। तो स्ट्रेटोस्फीयर लोकेटेड एट यूनिफॉर्म हाइट ऑफ 50 किलोमीटर because at this height it is less affected by earth's heating। और इसका जो लेयर होता है, जैसे हमने ट्रोपोपॉज का देखा था कि इसका ऐसा स्लोपिंग था, लेकिन स्ट्रेटोपॉज ऐसे यूनिफॉर्म होता है। और इसकी यूनिफॉर्मिटी का मेन वजह क्या है, यहाँ पे अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उतना अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो राइजिंग एयर होती है वो क्या करती है, इसके ट्रोपोपॉज को हाइट बढ़ा देती है 3 किलोमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर 50 to 80 किलोमीटर हाइट पे पाया जाता है। और बियॉन्ड 80 किलोमीटर हमने क्या देखा था, बियॉन्ड 80 किलोमीटर हमने देखा था कि हेटेरोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कूलिंग विथ अल्टीट्यूड एज एट वेरी फास्टर रेट, इसमें भी हमने देखा अभी स्टार्टिंग में कि यहाँ पे भी टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट क्या होता है, डिक्रीज करता है। और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, 90 डिग्री, -90 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर होता है ना, वे सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होता है। हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा अगर लोवेस्ट टेम्परेचर कहीं पाया जाता है तो वो कहाँ पे पाया जाता है, मेसोस्फीयर में। और ये जो लेयर है ना, इसके बारे में हमें नॉलेज बहुत कम है, हमें बहुत कम आइडिया है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना कम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी सैटेलाइट के लिमिट से बाहर है। ये हमारे जो इसके बारे में जो भी नॉलेज है वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पे। ओजोन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लेयर ड्यू टू देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज हमने कहाँ देखा था, आयोनोस्फीयर में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन, ओजोन प्रेजेंट नहीं होता, ओजोन प्रेजेंट नहीं होता है तो यहाँ पे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। और इसके ऊपर क्या मिलता है, मेसोपॉज, जो कि एक लेयर है, जोन है, जो किसको अलग करता है, जो मेसोस्फीयर को थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर से अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोस्फीयर। और जो मेसोस्फीयर जो लेयर होता है ना, इसके बाद जो एटमॉस्फेयर का जो कंसंट्रेशन होता है, एटमॉस्फेयर का जो मासेस होती है वो ओनली 0.1% रह जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थर्मोस्फीयर। टेम्परेचर शुड बिकम इवन कोल्डर बट टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड इन थर्मोस्फीयर। हमने देखा कि मेसोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड हो जाता है अप टू 90 डिग्री, -90 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोस्फीयर में भी टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर राइज होने लगता है इंस्टेड ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज इन थर्मोस्फीयर एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टिव शॉर्ट वेव रेडिएशन टेक्स प्लेस। हमने देखा कि
सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहाँ पे नहीं होता है, मेसोस्फीयर में सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, थर्मोस्फीयर में। जैसे कि वहाँ पे एक्सरेज प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर। जैसे कि वहाँ एक्सरे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अदर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होते हैं और वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। थर्मोस्फीयर को ना हम कई कंपोजिशन में बांटे हुए हैं। ये जो होल लेयर होता है ना उसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। बियॉन्ड मेसोस्फीयर का जो होल लेयर होता है उसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, जो बियॉन्ड 80 किलोमीटर होता है। और ये जो थर्मोस्फीयर है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आयनोस्फीयर और दूसरा है एक्सोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या होते हैं, वो लोअर लेयर होता है किसका, थर्मोस्फीयर का, और एक्सोस्फीयर अपर लेयर होता है, ठीक है। तो आयनोस्फीयर में क्या होता है ना कि आयनोस्फीयर इन दिस लेयर चार्ज पार्टिकल्स और आयंस आर फ्लोइंग सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब शॉर्टवेव रेडिएशन और सम आयोनाइज्ड। हमने देखा था कि बियॉन्ड 80 किलोमीटर क्या होता है, बियॉन्ड 80 किलोमीटर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, उनका एक अपना ही लेयर होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। और ये क्या करते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये आयन को फ्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी आयनोस्फीयर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक करती है फ्रॉम द आयनोस्फीयर और यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो हमारे अर्थ पे जो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है ना, हम एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इसी वजह से होता है, आयनोस्फीयर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, आयनोस्फीयर में एक और प्रोसेस होता है, यहाँ पे सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जो सन से सोलर फ्लेयर्स आती हैं, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स जो आती हैं वो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड समटाइम्स सम रेडिएशन ब्रेक्स दिस लेयर्स। और जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सन से सोलर फ्लेयर आने वाली है वो क्या करती है, ब्रेक कर देती है इस लेयर को, और जब ब्रेक करती है तो उससे ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। और आपने सुना होगा कि ऑरोरा बोरिलिस का फॉर्मेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। यह भी एक पीटी का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा।